हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। आज की वीडियो में उससे आगे के कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, ना कि सिर्फ CSIR नेट के एग्ज़ाम के लिए बल्कि जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हो उनमें भी आपको बहुत हेल्प मिलती है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो जून 2013 में आया था। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए लाइट न्यूक्लियस ZA इन MeV इज गिवन बाय द अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, जहाँ पे n जो है वो क्या है, A-Z इज द न्यूट्रॉन नंबर। द वैल्यू ऑफ Z ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार फॉर ए गिवन A के लिए आपको Z की वैल्यू बतानी है जब आइसोबार जो हो अपना क्या हो, मोस्ट स्टेबल हो। तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए आपको पता होगा क्या होता है। मैंने आपको बताया था अभी कि जब सेल मॉडल हम पढ़ते हैं जिसमें जो मैजिक नंबर्स होते हैं वो अपने मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई को बताता है। और मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा होता है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो वही हम यूज करेंगे। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन है फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार। Z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे और वहाँ से हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसके विद रिस्पेक्ट, और यहाँ पे A हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, आइसोबार गिवन है। आइसोबार के लिए A वैल्यू सेम होती है, ठीक है। और उसको रखेंगे 0 के इक्वल, वहाँ से हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो फॉर द मोस्ट स्टेबल आइसोबार आपको क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Z और पुट करेंगे 0 के इक्वल, वहाँ से Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये तो है अपना पैटर्न। दूसरा क्या मेथड हो सकता है कि डायरेक्टली अगर आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल से बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पता हो और उसके लिए जो Z वैल्यू जो होती है मोस्ट स्टेबल आइसोबार की, वो फॉर्मूला आपको पता हो, फिर आप कंपेयर करो और कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों भी मतलब अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे ना, तो वो फॉर्मूला जो आपको ध्यान होगा, डायरेक्टली आप वो फॉर्मूला लिखोगे, Z का फॉर्मूला लिखोगे, कोफिशिएंट कंपेयर करके वैल्यू पुट करोगे, आंसर फटाक से आएगा। और ये तो मेथड है अपना, वो जनरल मेथड है जो अपने को फॉलो करना है। तो इसमें 1-2 मिनट ज़्यादा लगेंगी, बाकी ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, लेकिन एक्यूरेसी जो रहेगी ना वो मेरे ख्याल से ये जो मेथड हम फॉलो करेंगे उसकी ज़्यादा रहेगी। तो जहाँ पे भी आपको इस टाइप से टर्म्स गिवन हो ना, आप कंपेयर मत करो, आप क्या करो, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करो, Z 0 के इक्वल रखो, Z वैल्यू फाइंड आउट करो, मेथड से करो। 1-2 मिनट ज़्यादा लग सकती हैं, बट जो आंसर आएगा ना वो आपका एक्यूरेट आएगा। और कंपेयर करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। अगर आपको वैल्यू ही ना गिवन हो बाइंडिंग एनर्जी की, तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा उस केस में। तो उस केस में तो आप लिख सकते हो कि आपको फॉर्मूला याद है और उस फॉर्मूले से आप कर रहे हो। बाकी मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आपको अगर एक्सप्रेशन गिवन है ना तो मेथड से चलो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, Z के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। अब n जो आपको गिवन है इस टर्म में वो भी डिपेंड कर रहा है Z पे, ठीक है। तो n को आपको कांस्टेंट नहीं रखना है, n की वैल्यू पुट कर दो पहले A-Z, क्योंकि A कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा 0। इसका हम देखेंगे तो -3/4 A⁻⁻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 ⁻
ठीक है, प्लस n की जगह पे हमने पुट कर दिया a माइनस जेड, तो क्या हो गया a माइनस 2z का स्क्वायर, तो प्लस 30 अपॉन a तो कॉन्स्टेंट है, पावर आगे आएगी a माइनस 2z और माइनस 2z का क्या होगा -2 और इक्वल रखेंगे 0 के। तो z वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो z वाली टर्म्स हम एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे z टर्म जो है वो पॉजिटिव दिख रही है आपको, है ना, तो z वैल्यू पहले यही टर्म मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई a,
ठीक है। नेक्स्ट है जेड को हमने लिया है कॉमन। नेक्स्ट टर्म जेड के साथ कौन सी आएगी, ये वाली टर्म आएगी, वो अपनी है नेगेटिव में। 3/4 a रेज टू पावर 1/3 को मैं नीचे ही लिख लेती हूँ, इंटू में है 2z, तो इंटू में 2 आ गया। ठीक है, दूसरी साइड में जाएगी अपनी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म अब हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म को आप देखो तो ये नेगेटिव दिख रही है, ए वाली टर्म जो है उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। 2 इंटू में 2 4, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू में 4 आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो जाएगी हमारी डिवाइड में, ये 30 है, ध्यान रखो कहीं 80 पढ़े हम इसको। तो z की वैल्यू क्या आ रही है, 30 इंटू में 4 डिवाइड में क्या है, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ, 4 इंटू में a आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, a रेज टू पावर 1/3, तो यहाँ पे क्या आया 8 इंटू में 30 रेज टू पावर a रेज टू पावर 2/a तो है ही इसके साथ, यहाँ पे 8 इंटू में 30 आएगा सिर्फ, इंटू में क्या आ जाएगा 4, माइनस साइन 3 इंटू में 2 6, a रेज टू पावर 2/3। ठीक है, अब 4a ऊपर जाएगा, ऑप्शन से मैच करते चलो सीधा, 4a ऊपर गया तो 30 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में a, और अपने को ऑप्शन में चाहिए a/2, तो यहाँ पे टर्म आनी चाहिए कितनी, ये हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 30 इंटू में 4 इंटू में 8 अगर हमने कॉमन ले लिया तो 30 इंटू में 4 इंटू में 8, ये किस टाइप से कैंसिल होगा, नीचे बचेगा 2 सिर्फ। ठीक है, तो a/2 हमारे पास बच गया, ये हमने लिया है कॉमन, 4a अपना ऊपर चला गया है, सिर्फ ये टर्म बची है, तो यहाँ पे है 1 माइनस 6 अपॉन दिस वैल्यू आएगी, तो 6 से ये कैंसिल होगा, लिख लेती हूँ मैं एक बार, 30 इंटू में 4 इंटू में 8, a रेज टू पावर 2/3 क्या वैल्यू आती है, कैंसिल हुआ 3 से 2 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 16 इंटू में 10 कितना है 160, तो ऑप्शन से मैच करोगे तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है। जेड की वैल्यू क्या आ रही है, a/2 1 माइनस a रेज टू पावर 2/3 अपॉन 160 रेज टू पावर कितनी हो जाएगी -1, ये टर्म जो है वो हम ऊपर लेके गए -1 हो गया, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया। दूसरा मेथड जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि आपको लिक्विड ड्रॉप से जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा, देन जो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए जेड वैल्यू का फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। उस टाइप का क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, तो वो हम तब डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2013 में आया था, द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस ZXA increases with Z but independent of A, decreases with Z but independent of A is always 0, increases with Z and A। क्या पूछा है, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ना वो ऑलवेज 0 होता है। वो नॉन जीरो कब होगा, जब सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो अपने एक साइड में शिफ्ट हो जाए, तो हमारे पास क्या आ सकता है, जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो आ सकता है, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो अपने एक तरफ शिफ्ट नहीं होंगे ड्यू टू कूलम्ब रिपल्सन बिटवीन देम। तो ऑलवेज क्या होगा, न्यूक्लियस का इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। और एटम में आउटर साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी उन प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो एक साइड में शिफ्ट नहीं रहने वाले, ठीक है, क्योंकि उनमें कूलम्ब रिपल्सन होता है, इसलिए भी नहीं होगा। तो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है अपना जो दिसंबर 2013 में ही आया था, अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल द टोटल एंगुलर मोमेंटम इन यूनिट्स ऑफ H क्रॉस एंड द पेरिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ 3 लिथियम 7 न्यूक्लियस। 3 लिथियम 7 न्यूक्लियस की आपको क्या बतानी है, टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड द पेरिटी। टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज J वैल्यू एंड पेरिटी, ठीक है। तो 3 लिथियम 7 के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो है 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की मैं बात करूँ तो 7 - 3 कितना होगा, 4। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से आएगा। किस टाइप से फिलअप होंगे, 1s 1/2 में होंगे 2,
प्रोटॉन 1, p3/2 में जाएगा 1 प्रोटॉन। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 3/2 एंड L वैल्यू कितनी है 1। तो स्पिन क्या आएगी नेगेटिव -1⁻1 दैट इज 3/2 विद नेगेटिव पैरिटी। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5 नंबर में, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी थे। The recently discovered Higgs boson at the Large Hadron Collider experiment has a decay mode into a photon and a Z boson if the rest mass of Higgs and Z boson are given as respectively, and the decaying Higgs particle is at rest, the energy of the photon will be approximately। आपसे क्या बोला गया है कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट जो था उसमें हिग्स बोजोन, जिसको मैं H से डिनोट कर रही हूँ, वो डिके हुआ है एक Z बोजोन में प्लस एक फोटोन में, ठीक है। और इन दोनों का रेस्ट मास आपको गिवन है, इसका रेस्ट मास है 125 GeV/c² एंड इसका रेस्ट मास Z बोजोन का है 90 GeV/c²। रेस्ट मास गिवन है मतलब रेस्ट मास एनर्जी आपको गिवन है। तो आपसे पूछा क्या है कि ये फोटोन जो डिके होगा इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो डिके हो रहा है, स्पॉन्टेनियस डिके है, अपने आप से डिके हो रहा है। हिग्स बोजोन जो है वो Z बोजोन प्लस है गामा फोटोन में। तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। गामा फोटोन कुछ ना कुछ एनर्जी लेके जाएगा। कितनी एनर्जी फोटोन की होगी वो कैसे हम निकालेंगे। दोनों जो भी पार्टिकल्स, मान लो X जो है डिके हो रहा है Y+B में, तो दोनों ही पार्टिकल क्या लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके जाते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा पार्टिकल ज़्यादा लेके जाता है आपको पता भी होगा, जिसका मास कम होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे फोटोन की हम बात करें तो इसका तो रेस्ट मास ही नहीं है, मास नहीं है इसमें। तो सारी की सारी एनर्जी जो होगी ना वो हमारे पास किसके पास होगी, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो सारी की सारी एनर्जी फोटोन के पास होगी। एक तरीके से जो Z बोजोन हमें मिल रहा है ना वो किस में मिलेगा, रेस्ट में मिलेगा। और जो फोटोन है उसके पास एनर्जी होगी और उसी जो वही एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। दैट इज अगर मैं इस टाइप से बोलूँ कि हिग्स बोजोन डिके हो रहा है Z बोजोन में, तो उस केस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर रिएक्शन अपोजिट होती है इस टाइप से कि यहाँ पे ये जो एटम है वो कैप्चर करता है एक फोटोन को एंड देन प्रोडक्ट हमें बनता है, तो ये एनर्जी रिक्वायर है उस केस में। अब एनर्जी रिलीज हो रही है, उस केस में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एटम जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मैं लिंक कर रही हूँ जो क्वेश्चन हमने किया है ना उसी से। तो सिमिलर क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन हमने किया था, तो ये क्वेश्चन भी हम निकाल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम से। तो उसी से निकालेंगे हम। क्या करेंगे, मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो ये पार्टिकल जो हिग्स बोजोन था वो किस पे था, रेस्ट पे था, तो इसका मोमेंटम क्या है 0। अब जो दो पार्टिकल हमारे पास बन रहे हैं वो कुछ ना कुछ मोमेंटम लेके जाएंगे, ठीक है। तो इनकी मोमेंटम की अगर हम बात करें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, तो मैं मान लेती हूँ इसका मोमेंटम है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ PZ से प्लस P गामा। तो PZ अगर मैं निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन के इक्वल आएगा। स्क्वायर करेंगे तो दोनों का ही क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम यूज करते हैं, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस हिग्स बोजोन के पास क्या है, सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी है, ठीक है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ एनर्जी इस साइड में कितनी है 125 GeV। दूसरी साइड में Z के पास क्या होगी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी, जिसकी रेस्ट मास एनर्जी भी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, राइट। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे रिलेटिविस्टिक एनर्जी का। तो रेस्ट मास एनर्जी मतलब 90 का स्क्वायर, जहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ m² c⁴, जो रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर होता है। तो 90 GeV का स्क्वायर प्लस P² c²। तो PZ² क्या है,
पी जेड स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे पी फोटोन, मोमेंटम फोटोन का स्क्वायर। और अगर एनर्जी की हम बात करें मोमेंट फोटोन की, तो वो क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो होती है सी इंटू में पी। ठीक है, तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे आएगा पी जेड स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर। तो वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन, इसका क्या होगा स्क्वायर, प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन है, इसकी एनर्जी जो हमारी आई वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ये वैल्यू आई, प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन। तो आपको निकालनी है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो अब वेरिएबल जो है वो एक ही है, क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे हम, 125 ई गामा को इधर लेके आएंगे, माइनस ई गामा होगा, इसका बोथ साइड करते हैं स्क्वायर, 90 का स्क्वायर प्लस ई गामा का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर ओपन करेंगे, 125 का स्क्वायर माइनस प्लस ई गामा का स्क्वायर माइनस 250 ई गामा इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर प्लस ई गामा का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया बोथ साइड। अब ई गामा आपको निकालना है, कितना आ जाएगा, 125 का स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 250। तो सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और आंसर जो आता है हमारे पास वो जो सी ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो 30 GeV आती है। सोल्व करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2014 में पूछा था, इन डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड ऑफ प्रोटॉन्स टू डिटरमाइन इफ ए प्रोटॉन हैज एनी इंटरनल स्ट्रक्चर, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर दिस मस्ट बी। आपको क्या करना है, प्रोटॉन जो है इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की प्रोटॉन्स के साथ, तो हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन के पास अगर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास अगर कितनी एनर्जी हो कि हम प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकें, तो कितनी वो एनर्जी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर आपको पता हो तो हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ उस इलेक्ट्रॉन की अगर नियरली इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, तो हम उस प्रोटॉन का क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या होती है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। तो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.2 फर्मी फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन। ये कंडीशन है कि किसी भी क्लासिकल में हम पढ़ते हैं कि अगर वेवलेंथ कंपेरेबल है, जिस भी एटम की या पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसके कंपेरेबल है, तो क्लासिकल में क्या, क्वांटम में भी हम पढ़ते हैं ये, तो हम उसका क्या बता सकते हैं, नेचर बता सकते हैं, वो जो एटम या पार्टिकल है उसका हम स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, वो डिटरमाइनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 1.2 फर्मी। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ आ गई, आपको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी। तो एनर्जी का फॉर्मूला लैम्डा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, h/p, डी ब्रोगली रिलेशन से, एंड h अपॉन p जो होगा वो क्या होगा, √2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में e। तो यहाँ से एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और इस फॉर्मूले को अगर हम लिखें, लैम्डा अपना आता है एंगस्ट्रॉम में, अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं वैल्यूज पुट करने के बाद 150 अपॉन e इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लैम्डा को हमने यूज करना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम में। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, और ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही गिवन है। तो अगर इसका स्क्वायर करें बोथ साइड, तो लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आया, 150 अपॉन e इंटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 150 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, बट लैम्डा स्क्वायर किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो 150 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है फर्मी में, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। फर्मी होता है 10⁻⁻15 एंड एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10।
तो 1.2 एंगस्ट्रोम का स्क्वायर इंटू में 10⁻⁻⁵ इसका क्या होगा स्क्वायर। 150 को हम लिख लेते हैं 1.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 1.2 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है हमारे पास, इंटू 10⁻⁻10 है, जो ऊपर जाएगा तो 10⁻10 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। और इसको आप सोल्व करते हो तो वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 1.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।